आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पदस्थ हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ आती हैं आपको, आप बताइए इस चीज़ के। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत है। लोकसभा चुनाव सामने है, नाम आना बाकी है। दीपक जी के साथ आपका भी नाम आने का चल रहा है यहाँ। आप मेरे को ये बताइए कि उनको ना दे करके आपको क्यों टिकट दिया जाए। दीपक बैस जी नहीं लड़ते हैं तो हम लड़ने के इच्छुक हैं। हम पर भी विचार कीजिए, हमने हमारे आला नेताओं से बात की है। मैं ये सवाल मुख्य रूप से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे कम साक्षरता दर वाली लिस्ट में सुकमा का नाम शामिल है। इसीलिए मैं शिक्षा को लेकर ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ कि आपके सरकार के रहते ये वार्ता नहीं हो सकती थी। कितने हमारे आदिवासी भाई बहनों को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारा जाता था। ऐसा तो नहीं कि महतारी बंधन योजना जैसे कई योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में लेके आई सामने, उसका खेल हो गया। हाँ, ऐसा है। अब नकारा कैसे जा सकता। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मुख्य रूप से धर्मांतरण का मुद्दा इस बार काफ़ी फैला हुआ था। ये धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का फैला हुआ मुद्दा है। अपने क्षेत्र में भय फैलाने का कुछ आरोप था आपके ऊपर, इस बात में कितनी सच्चाई है। मार खाना पड़े मार खाएंगे, मारना होगा तो मार भी देंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरे न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं कोंटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक के सुपुत्र हरीश लखमा जी, जो वर्तमान में यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा इस खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे कार्यक्रम का एक पहला चरण रहता है, हम आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका जीवन। मेरा जो मूल गांव है वो नागारास है, जो सुकमा से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और क्योंकि मैंने तो उतना गरीबी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि मेरे पापा बहुत गरीब थे और हमारे दादाओं के पास इतनी ज़मीन नहीं थी कि उनको दान नसीब हो और चावल। तो 2-3 एकड़ गांव में थे जिसमें कोसरा होता है। अब हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं पता, अपना जो लैंग्वेज से उसको कोसरा बोलते हैं। तो लगभग 15-16 एज तक पापा लोगों ने कोसरा का चावल खाया, दान नहीं खाया, क्योंकि दान ही करने का खेती उनके पास नहीं था, इतने गरीब थे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करते करते आज सरपंच से लेकर मंत्री और विधायक बनने का मौका मिला है। और क्योंकि हमारा गांव अगर आप जाएंगे तो वहाँ पाएंगे कि कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। चाहे हमारे परिवार को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि अरे इस परिवार से कवासी लखमा जी आते हैं, ये सोच के आपको अचंभव हो जाए। तो हमने कभी भी ज़्यादा रईस खानदान से तो हम लोग ताल्लुक़ रखे नहीं और हमारा इस टाइप का कभी रहा नहीं, इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए रहे पापा हमेशा। तो हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि चाहे पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, धन आ जाए, फिर भी लोगों के बीच में रहना है और गांव में रहकर गांव वालों के साथ मिलकर हमेशा रहने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और सबसे पहले स्कूल की व्यवस्था तो नहीं होती थी। उस समय पापा ने घर की परिस्थिति की वजह से, दादा भी इतने समझदार नहीं थे कि वो मेरे पिताजी को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजे और वो इन स्कूल जाने से वंचित रहे। और उनको एक गम भी रहा कि मैं स्कूल नहीं पढ़ पाया हूँ तो मेरा बेटा अच्छे से पढ़े, उनका हमेशा से सोच रहा है। हमेशा पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रोत्साहन किया, लेकिन वो जितना चाहते थे मुझे पढ़ाने और मेरे भाई को पढ़ाना, उतना नहीं हो पाया। और जो पहली
से 5वीं तक मैंने सोनक कनार आश्रम में पढ़ा। उसके बाद सुकमा आया, सुकमा से भोपाल में 2 साल पढ़ा। उसके बाद मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। और क्योंकि पापा जब से मैं वो संभाला हूँ तब से राजनीति में है, तो हमको भी थोड़ा सा राजनीति बैकग्राउंड मिला। और मैंने हमेशा यही सोचा कि क्यों ना पापा के साथ चुनाव में उनके लिए मदद की जाए। हम लोगों ने 2008 में 2003 में पापा के लिए काम किया। और फिर काम करते करते मुझे भी लगा कि कांग्रेस की राजनीति से जुड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आदिवासियों के बारे में और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस की रीति के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैंने 2004-05 में NSY का जो विंग होता है, छात्र विंग, उसमें ज्वाइन किया। उसके बाद युवा कांग्रेस में काम किया। और जब भी चाहे लोकसभा चुनाव आए हो, चाहे विधानसभा चुनाव आए हो, उस दौरान भी हम लोग हमेशा पापा के लिए हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी रहे उनके लिए हम लोगों ने काम किया। और 2008 से थोड़ा सा सक्रिय रूप में मैं राजनीति में आया हूँ कि युवा कांग्रेस में जिला महामंत्री के रूप में कार्य किया। उसके बाद प्रदेश में सचिव के रूप में। और 2010 में राहुल जी ने एक विज़न तैयार किया युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कि राजनीतिक संगठन में चुनाव के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर दिया। तो उनके इस निर्णय को मुझे लगा कि अब राजनीति में आने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था, कोई नेता का रिक्वायरमेंट लगता था कुछ जिला अध्यक्ष बनने के लिए हो, चाहे प्रदेश में कुछ पद पाने के लिए। लेकिन राहुल जी ने एक खुला ऑफर दिया, जो भी व्यक्ति जो मेहनत कश युवा है वो युवा कांग्रेस की राजनीति में आ सकता है, उन्होंने ऑफर दिया। तो इस 2010 में लोकसभा, विधानसभा और प्रदेश स्तर पर युवा कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव हुए। उस चुनाव में मैंने सोचा क्यों ना युवा कांग्रेस का चुनाव लोकसभा का लड़ा जाए। तो हम लोगों ने नॉमिनेशन किया, युवाओं को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया। हर जगह जो नौजवान साथी उनसे हम लोगों ने मिलकर उनसे कहा, भाई युवा कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो हम लोग सब मिलकर मेंबरशिप करा। उसके बाद युवाओं ने मुझे पहला बार, एक सुकमा का लड़का जो जगदलपुर क्या दंतेवाड़ा के लोग नहीं जानते थे, लेकिन राहुल जी का एक सोच, एक विज़न के वजह से एक अंतिम चोर, जो दक्षिण पूरे बस्तर का अंतिम चोर सुकमा, वहाँ का एक लड़का चुनाव लड़ता है और युवा कांग्रेस का लोकसभा का अध्यक्ष बनता है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ राहुल जी के सोच के वजह से हो पाया। तो हम लोगों ने पूरे जगह में गया, युवा कांग्रेस का सदस्यता सबसे कराया और चुनाव लड़ा, लोकसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। फिर उसके बाद 2012 में फिर से चुनाव हुए, क्योंकि कार्यकाल 2 साल के रहते थे। तो 2012 में फिर चुनाव हुआ और फिर से बस्तर के युवाओं ने आशीर्वाद दिया और पुनः बस्तर लोकसभा में अध्यक्ष बनने का पुनः अवसर प्रदान किया। और 2010 में ही, क्योंकि मैं 2005 में जनपद का इलेक्शन, जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा था, और उस समय कुछ खामियों के वजह से, सही मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हार का सामना करना पड़ा था 2005 में। उस हार से हमने हार नहीं माना, क्योंकि राजनीति में कुछ
उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। अगर उस उतार चढ़ाव से हार मान जाएंगे तो फिर राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि इस हार से हमको सबक लेना है और चाहे जीत हो चाहे हार हो, लोगों के लिए काम करता रहना ही मेरा लक्ष्य मैंने बनाए रखा। तो हम हमेशा युवाओं के बीच में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर कलेक्टर का, तहसील कार्यालय का समय समय पर घेराव भी किए और अपने मांगों को लेकर उनके बीच में जाकर कुछ मांगों को कराने का हम लोगों ने प्रयास किया। और 2010 में जनपद की पंचायत की इलेक्शन हुए, उस दौरान यहाँ के युवाओं ने कहा क्यों ना जनपद लड़ा जाए। तो हम लोगों ने जनपद का चुनाव लड़ा और जनपद अध्यक्ष बनने का एक अवसर मिला। उसके बाद क्योंकि 2015 युवा कांग्रेस 2014 तक था, फिर 15 में फिर जिला पंचायत जिला बना, 2011-12 में जिला बना तो जिला पंचायत के चुनाव हुए। उस दौरान कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता और आदरणीय कवासी लखमा जी और सारे नेताओं ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने फिर जिला पंचायत के लिए काम किया, जिला पंचायत सदस्य बना और अध्यक्ष बनने का भी आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता ने और हमारे सदस्यों ने मुझे दिया। मेरे लिए एक गर्व की बात है, एक छोटा सा एक लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का 2 बार बनने का अवसर इस क्षेत्र के लोगों ने और कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्यों ने मिलकर दिया। उनका एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगा। और आने वाले समय में जो भी मेरी एक ही लक्ष्य रहा और मैं एक ही चीज़ सोचता हूँ कि बस्तर में ऐसा क्या चीज़ नहीं है। आज वन उपज है, ये कुदरत का दिया हुआ है, क्योंकि भगवान को पता था कि यहाँ के आदिवासी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए जंगल भी उनके लिए आय का साधन है। तो भगवान ने एक वरदान दिया और यहाँ के लोग वनोपज से आश्रित रहते हैं और उनका सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है तो वनोपज है। तो वनोपज के साथ साथ बस्तर में लोहा है, एल्यूमिनियम है, ऐसे अनेक खनिज संपदा है बस्तर में। फिर भी यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं। तो उनका स्तर अच्छा हो, अमीर धरती और गरीब लोग, ये सोचता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहीं ना कहीं एक युवा होने के माध्यम से के कारण एक सोच रहा है कि यहाँ पर जितनी भागीदारी दूसरे लोगों का उतना भागीदारी यहाँ के आदिवासियों का होना चाहिए। जल जंगल ज़मीन पर जो अधिकार है वो अधिकार यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए और वन उपज का सही दाम और लोहा हो चाहे जो भी एनएमडीसी लग गया, एनएमडीसी में उतने हमारे आदिवासियों को प्रभावित लोगों को उतना तो लाभ मिल नहीं रहा। इसका फ़ायदा दूसरे राज्य और दूसरे लोगों को मिल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और युवाओं को शिक्षा से सबसे ज़्यादा जोड़ना चाहिए। ये प्रयास आदरणीय कवासी लखमा जी ने भी किया। और जब 1998 में जब पहली बार चुनाव उन्होंने जीता, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ बना, जोगी जी की सरकार थी, उस दौरान सुकमा जिले में ही 102 आश्रमों का उन्होंने शुभारंभ किया था ताकि गांव में बच्चे पढ़े, आश्रम की अच्छी व्यवस्था मिले। क्योंकि वो खुद शिक्षा से वंचित रहे हैं, इसलिए वो जानते हैं कि शिक्षा कितना हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। और हमारे जीवन को यदि चलाना है तो सबसे बड़ा है शिक्षा। तो शिक्षित होंगे तभी हमारा सुकमा हो चाहे बस्तर हो, जो आज खनिज संपदा से भरा है,
उसका यदि सही उपयोग कर सकते हैं तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा को लेकर काम किया है। और आपने भी देखा होगा अभी मंत्री बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने गांव-गांव में, जयरगुंडा में जो पिछले कई दशकों से स्कूलें बनती है, किस्टाराम हो चाहे बेज्जी हो, उन जगहों में भी स्कूलें, आश्रम खोलने का काम किया। आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पदस्थ हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर क्या क्या मुख्य चुनौतियाँ आती हैं आपको, आप बताइए इस चीज़ के। देखिए, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। आज नक्सल समस्या के वजह से वहाँ के लोगों को पानी की सुविधा नहीं है, सड़कों का सुविधा नहीं था, अस्पताल की सुविधाएं नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने जिला पंचायत के माध्यम से और माननीय मंत्री जी थे कवासी लखमा जी, उनके माध्यम से आप जब आए होंगे जगदलपुर से सुकमा आए होंगे, जब तोंगपाल आपने इंटर किया होगा उसके बाद लेफ्ट हो चाहे राइट हो देखा होगा तो डामर सड़क जरूर दिखा होगा। और जब तक सड़कें नहीं होगी गांव का विकास की कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने कोशिश करी है कि सड़कों का जाल बिछाया जाए, ताकि हमको यदि हैंडपम्प भी अगर बिछानी हो, खोदना हो, तो गाड़ी जाने के लिए तो रास्ता होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सड़कों पर ध्यान दिया। आज जहाँ जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जैसे आप बेज्जी की बात कर ले, किस्टारम की बात कर ले, जहाँ पर जाने के लिए लोग पहले एक मोटरसाइकिल जा नहीं पाता था, आज एम्बुलेंस पहुँच पा रहा है, बसें चल रही है। आज कुन्नाट से लेकर डब्बा जो सड़कें कोई गांव वाले कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि आज बसें चलेगी, तो उन जगहों में भी सड़क बनाने का काम किया, जिसके वजह से आज सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। आज मीडिया के माध्यम से भी आप देखते होंगे कि अंदर अंदर गाँव में शिविर लग रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर हमेशा काम किया है। और जिला पंचायत में मनरेगा योजना है, मनरेगा योजनाओं के माध्यम से जितना ज़्यादा श्रमिकों का तक रोज़गार पहुँचे, इस पर भी हम लोगों ने पहल किया। लेकिन जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, थोड़ा सा दिक्कत है, उन जगहों में वास्तव में आज भी कमियां हैं। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे, पहले हम गोंदपल्ली की बात करें, हम बड़े सट्टी की बात करें, वहाँ पर सड़क नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, स्कूल भवन नहीं था। उन जगहों में भी आज स्वास्थ्य सुविधा, सड़क पहुँचा है। यही काम, इससे हमको संतुष्टि मिली। लोकसभा चुनाव सामने है, नाम आना बाकी है। दीपक जी के साथ आपका भी नाम आने का चल रहा है यहाँ। आप मेरे को ये बताइए कि उनको ना दे करके आपको क्यों टिकट दिया जाए, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उनको नहीं दिया जाए। ये हमारा सवाल है आपसे। मैंने कभी नहीं कहा कि उनको नहीं दिया जाए। जी जी। मैंने 2014 में भी जब इलेक्शन हुए थे, उस दौरान भी हम लोगों ने दावेदारी किया था कि टिकट मिले। 2019 में भी दावेदारी किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको अपना अपना मांग करने का अधिकार देता है। उसी अधिकार के तहत हम हमेशा मांग करते हैं। और इस बार भी हम लोगों ने, मैंने कहा कि यदि किसी कारण से दीपक बैस जी नहीं लड़ते हैं तो हम लड़ने के इच्छुक हैं, हम पर भी विचार कीजिए। हमने हमारे आला नेताओं से बात की है। अगर उनको लगता है कि हरीश कवासी अच्छा काम कर सकता है तो निश्चित रूप से एक मौका मिलेगा, तो उनके आशाओं पर, उनके जो विश्वास पर करा उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लखमा जी अपने, क्योंकि अभी दीपक बैस जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है, आगे भी चलेगी। बिल्कुल सही बात। लखमा जी अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं, हमेशा छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा अच्छे काम करने वाले में उनका नाम शामिल है। आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा एक्टिव रहे हैं।
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, हम उनका इंटरव्यू लिए थे लखमा जी का रायपुर में। उन्होंने ये बताया था कि शिक्षा का थोड़ा वहाँ अभाव, कुछ कुछ जगह जैसे आपने बताया कि कुछ जगह सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही क्योंकि वो थोड़ा सा अनडेवलप्ड इलाका है, वहाँ पास पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपका क्या रोड मैप है इस चीज़ को लेके कि हम एजुकेशन सिस्टम को कैसे अच्छा कर सकते हैं ऐसे जगहों पे? अब यहाँ पर प्रतिभा की कमी नहीं है जी। बस उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना ये चुनौती है। जब हम उनको सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर सुधरेगा और यहाँ के लड़के भी AITI हो चाहे IAS IPS बनने के काबिल है। बस उनको सुविधा उपलब्ध कराना है और ये हमारी जिम्मेदारी है, मानते हैं। और हम उनको सुविधा, जैसे सुकमा हो गया, अभी सुकमा है, आपका कोंटा है, आपका छिंदगढ़ है, उन जगहों पे जहाँ पर हो सकता है वहाँ हम लोगों ने प्रयास किया है। और ये प्रयास काफ़ी नहीं है, आने वाले समय में और अंदरूनी गाँवों में भी सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि सुविधा के अभाव में आज हम भिलाई और रायपुर के युवाओं से कंपटीशन नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम उनको सुविधा देंगे तो निश्चित रूप से कंपटीशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बस्तर के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं। आज जब हमारी सरकार बनी, जो शिक्षक नहीं थे तो शिक्षा दूत के माध्यम से उनको शिक्षा देने का काम किया। इसी का नतीजा है, जब परिणाम निकले थे 11वीं 12वीं के तो सुकमा नंबर 1 पर आया था। मैं ये सवाल मुख्य रूप से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सबसे कम साक्षरता दर वाली लिस्ट में सुकमा का नाम शामिल है, इसलिए मैं शिक्षा को लेकर ज़्यादा सवाल कर रहा हूँ। ऐसा है, बिल्कुल। एक सवाल आपसे ये है, वर्तमान के डिप्टी सीएम वर्तमान के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने वार्ता की बात कही है, नक्सल के जो नियंत्रण है उसको नियंत्रण करने के रूप में वार्ता की बात कही है कि आपके सरकार के रहते ये वार्ता नहीं हो सकती थी। देखिए, कांग्रेस सरकार में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितने जवान मारे जाते थे, कितने हमारे आदिवासी भाई बहनों को फर्जी मुठभेड़ के नाम पर मारा जाता था, कितने आदिवासियों को जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता था। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, उसके बाद इन 5 सालों में एक भी फर्जी मुठभेड़, बता दीजिए, एक भी फर्जी आदिवासियों को हमने जेल में डालने का काम नहीं किया। जिसके वजह से कहीं ना कहीं आज यदि सिलगेर जैसे में भी जगह, जहाँ पर सिलगेर जाने के लिए, जगरगुंडा जाने के लिए लोग सोचते थे, उन जगहों में स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, स्कूल भवन बन गया। हम तो बता नहीं रहे, अपने छाती फाड़ के चिल्ला तो नहीं रहे। जो योजनाएं पहुंच रही है उस योजनाओं को आप खुद देख रहे हैं, जनता देख रही है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे अगर फिर से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, फिर से फर्जी मुठभेड़ चालू हो गए। आपने तो मीडिया के माध्यम से भी मैंने देखा है, कहीं कांकेर में हुआ, आज फिर से निर्दोषों को जेल भेजने का काम हो रहा है। जब से हमारा सत्ता चला गया तब से हर दिन फोन आता, भैया इसको उठा लिए, इसको छुड़वा दो, इससे बात कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ फर्जी काम होते हैं और कांग्रेस के सरकार में सही काम होते थे। इसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं नक्सल बैकफुट पर थे और जो अशांत बस्तर था वो शांति की ओर चल रहा था। यदि फिर से इसी तरह से फर्जी मुठभेड़ और फर्जी केस बनाकर आदिवासियों को भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से फिर अशांत होगा। वर्तमान में कई भाजपा के नेताओं की हत्या हो जा रही है, क्या इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? जितना भाजपा के नेताओं की हत्या नहीं हुई, उससे कई अधिक कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई। आप चाहे मैं जितना जानता हूँ, जब से मैं वो संभाला तब से मैं सुनता आया हूँ, ये कांग्रेस के नेताओं को मारा, ये कांग्रेस के नेताओं को मारा, यहाँ पर मारा, वहाँ पर मारा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यदि टारगेट, हमको यदि मुझे पता है कि मैं नक्सल का टारगेट हूँ
तो मुझे उनके घर में जाने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं उनके गांव में जाऊंगा, उनके पास जाऊंगा, तो अगर मैं उनके टारगेट में, तो निश्चित से मारेंगे ही ना। कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साह उनको, और ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये आरोप उनके द्वारा लगाया जाना कि हमारे भाजपा के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो नक्सली कांग्रेस के नेताओं को भी मारे, और ये तो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, ये हत्या ठीक नहीं है। और जिस तरह से किसी की भी जान लेना, ये गलत है। जितनी निंदा की जाए ये कम है। विधानसभा चुनाव के परिणाम उतने अच्छे नहीं आए जैसा आप लोगों ने सोच के रखा था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आए। सबको लग रहा था कांग्रेस जीतेगी। मुख्य कारण आपको क्या लगता है कांग्रेस के हार का? निश्चित रूप से हमको भी लगा था कि पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और लोग फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाब रही होंगी। इसलिए हम सत्ता पे नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ तो आप जानते ही हैं, झूठ फैलाने में माहिर है। झूठ बोलकर सत्ता में आए, और किसानों का कर्ज माफ़ी भी अभी कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके नेता तो ज़मीनी स्तर पर कहा था कि हम 2 लाख तक के कर्जा माफ़ कर देंगे, और युवाओं को रोज़गार देने की बात उन्होंने कही। और अभी तक तो ऐसा कोई अमल कर नहीं रहे। अच्छा है, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी हित के बारे में काम करेंगे, हमें आशा है। लेकिन कुछ महिलाएं नाराज़ थी, कुछ हो सकता है कम ही रहा हो, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो वादे निभाने पड़ेंगे, नहीं तो उनको भी सत्ता से जाना पड़ेगा। ये तो राजनीतिक का नियम है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जनता जब चाहे तब तक रख सकती है, जब चाहे तब पलट सकती है। इसलिए तो लोकतंत्र है देश। ऐसा तो नहीं कि महतारी वंदन योजना जैसे कई योजनाएं हैं जो घोषणा पत्र में लेके आई सामने, उसका खेल हो गया? हाँ, ऐसा है। अच्छा। अब नकारा कैसे जा सकता है? तो आपके क्षेत्र में ये जो योजना है कैसे काम कर रही है? महतारी वंदन योजना का जो फायदा लोगों को मिल रहा है? देखिए, जो महतारी वंदन योजना में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि हर महिलाओं को देंगे, लेकिन आज उसमें भी काट छाट कर रहे हैं। इससे महिलाएं तो इच्छुक है लेना, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस योजना से भी बेदखल करने का काम किया जा रहा है। हमने कई विधायकों का इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुख्य रूप से ईवीएम पे सवाल किया है कि ईवीएम पे कुछ गड़बड़ है इस बार के चुनाव को देखते हुए। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ईवीएम हो चाहे क्या है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ के सहारे पर सत्ता हासिल करती है, और जहाँ सत्ता नहीं मिल पाता वहाँ धन से खरीद लेते हैं और सत्ता में काबिज हो जाते हैं। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने में भूपेश बघेल जी का अहम हाथ है। लेकिन ऐसे पिछड़े इलाकों में जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ छत्तीसगढ़ियावाद को हम किस रूप से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ को लेकर एक पहचान देने का काम आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया था। पहले हम यदि हैदराबाद जाते थे, बेंगलोर जाते थे, तो वहाँ के लोग जब कहाँ से हो तो छत्तीसगढ़ से बोलना, अरे चंडीगढ़ बोलते थे। लेकिन जब हम इन 2-3 साल के में जाते हैं तो कहाँ से आए हो? अच्छा, भूपेश बघेल जी के राज्य, जहाँ पर दान का समर्थन मूल्य दे रहा है। तो ये तो मान बढ़ाने का काम किया ही था। और बस्तर में वन उपज को लेकर जो 2 रुपये में बिकते थे, उनको डायरेक्ट 5 रुपया करने का काम उन्होंने किया। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि बस्तर देवी देवताओं का आस्था का केंद्र होता है, और यहाँ पर देवी देवताओं के संरक्षण के लिए उन्होंने बहुत
काम किए हैं और जिसको लेकर बस्तर की संस्कृति आदिकाल से जो परंपराएं चल रही है उन परंपराओं को भी बढ़ावा देने का काम इन 5 सालों में हुआ है। आपको लगता है लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीत सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ में बात करें तो? मैं तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि पूरे प्रदेश की बात कर दूँ, लेकिन जो माहौल चल रहा है बस्तर तो हम जीतेंगे ही, और बस्तर के साथ साथ लगभग मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 5-6 सीट कांग्रेस की आएगी। आपने पहले बताया कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को देख रहे थे कि यहाँ के कुछ युवा रोज़गार की कमी में पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य जा रहे हैं रोज़गार को लेकर। तो यहाँ क्षेत्रीय रोज़गार हो सकता है उनके लिए, तो इसके लिए क्या कुछ आपका प्लानिंग है? निश्चित रूप से ये पलायन को रोकने में पिछले 2-3 सालों में, पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कितने लोगों ने प्लान किया आप तो जानते हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक प्लान को रोकने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। और जैसे मैं वही कहता हूँ, NMDC हो चाहे नगरनार स्टील प्लांट हो, यहाँ का लोहा लेकर जा रहे हैं और दूसरे राज्य के लोगों को रोज़गार में रख रहे हैं। इसका हम लोगों ने विरोध भी किया था, बस्तर में स्टील प्लांट के सामने धरना भी दिया, और इसको लेकर एक विज़न होना चाहिए कि रोज़गार कैसे उपलब्ध, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास किया है कि मनरेगा के माध्यम से रोज़गार दे के पलायन को रोका जाए, लेकिन कुछ तकनीका है मनरेगा में कि सही समय पर पैसा नहीं आना, थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो यहाँ के लोगों को आज कमाए तो आज पैसा चाहिए। तो ये कुछ तकनीक की वजह से भी बहुत सारे लोग दूसरे राज्यों में भी जाकर काम करने को मजबूर हैं। तो इसको सुधार किया जाना चाहिए निश्चित रूप से। आने वाले समय में और भी इस प्लान को लेकर काम करने की ज़रूरत है और आगे करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर एक बात नेशनल न्यूज़ तक पहुंचती है, कुपोषण की शिकार यहाँ की महिलाएं, क्या कुछ है इसके बारे में बताइए आप। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय कुपोषण का दर 45% था, तो घट के 40 हो गया। तो लगातार सुकमा ज़िले में भी कुपोषण को लेकर अब लोग काम कर रहे हैं। इसी कुपोषण को दूर करने के लिए अंडे का, केले का आंगनबाड़ियों में वितरण करने का काम सरकार ने किया, और इसी के वजह से आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो पहले की अपेक्षा इस बार कुपोषण का दर गिर रहा है, घट रहा है, और आने वाले समय में कुपोषण को लेकर और काम किए जाएंगे। और देखिए अभी तो सरकार बदल गई है, अब भारतीय जनता पार्टी इस पर कितना काम करती देखेंगे, और जब काम अच्छा करेगी तो स्वागत है, काम नहीं करेंगे तो हम आवाज़ उठाएंगे कि कुपोषण का दर हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी हो, इसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहे, आने वाले समय में भी उठाएंगे। हरीश लखमा जी का राजनीतिक भविष्य कहाँ तक है? राजनीतिक भविष्य कहाँ तक होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य तो होगी आपके मन में कि यहाँ जिज्ञास कुछ नहीं, बस एक ही जिज्ञासा है कि किसी भी तरह से स्वस्थ रहे और लोगों के लिए काम करते रहे और लोगों का सेवा करते रहे, यही जिज्ञासा है, बाकी कुछ नहीं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मुख्य रूप से धर्मांतरण का मुद्दा इस बार काफ़ी फैला हुआ था, क्या कुछ है? ये धर्मांतरण भारतीय जनता पार्टी का फैला हुआ मुद्दा है, क्योंकि धर्मांतरण के सहारे ही सत्ता हासिल करना चाहते हैं। जब सुकमा की बात करूं,
2003 से लेकर 2018 तक 3 के पहले सिर्फ 3 चर्च हुआ करता था, एक सुकमा में, एक कुंटा में और एक तोंगपाल। 2003 से लेकर 2018 तक 40 से 45 चर्च बने। तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं रोका? आप रिकॉर्ड देख बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सरकार में कहाँ कहाँ चर्च बना। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चर्च बता दूंगा कहाँ कहाँ बना। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, जो आपसी भाईचारा को तोड़कर, जो अंग्रेज़ों ने हिंदू मुस्लिम लोगों को आपस में लड़ाकर 200 वर्षों तक राज किया, वही तरीका अपनाकर राज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सफल होने वाले नहीं है, क्योंकि हमेशा असत्य पर सत्य की जीत हुई है और वो असत्य लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी सत्य के रास्ते पर चलती है। और राहुल गांधी जी का विज़न है कि सत्य बोलो और सत्यता पे काम करो, और अंतिम में सत्य की जीत होती है। राजनीतिक गुरु कौन है आपके? मेरे राजनीतिक गुरु तो मेरे पापा को आदर्श मानता हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी से सीखा है तो माननीय अजीत जोगी से सीखा है। अजीत जोगी जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, आइडल मानता हूँ, और उनका जो काम करने का तरीका, लोगों से व्यवहार करने का तरीका से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उनसे मैं जब राजनीति में नहीं था तब 1-2 बार मिला, उनकी बातों से और जिस तरह से लोगों से मिलने का उनका ट्रीट था, उनसे प्रभावित होकर मैं उनसे जुड़ा। और राजनीति में आने का भी श्रेय थोड़ा सा जोगी जी को भी जाता है, और उनके ही उनको ही एक आदर्श के रूप में मानता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने जिस बारे हमने अमित जोगी जी का भी इंटरव्यू लिया, उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में काफ़ी कुछ बातें की। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? क्यों नहीं? राहुल जी में वो गुण है जो प्रधानमंत्री में होना चाहिए, क्योंकि राहुल जी पढ़े लिखे भी हैं, पूरे बुद्धिजीवी हैं, बहुत जानकार रखते हैं, और युवाओं के लिए और देश के लिए सोचते हैं। और जिस परिवार ने देश के लिए अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया, बलिदान दिया, वही व्यक्ति ही देश के बारे में सोच सकता है। जिसका देश के बारे में कुछ सरोकार ही नहीं तो कैसे सोच सकता है? और राहुल जी का खून में कि देश की भलाई, देश की तरक्की, तो इसलिए राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और देश हित में। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब राहुल जी की सोच का नेतृत्व वाला सरकार देश में बनेगा। आपके सपनों का बस्तर कैसा होना चाहिए? पर्यटन स्थल है यहाँ पास बहुत कुछ काम किया जा सकता है, बताइए। अपना मेरे हिसाब से यहाँ पर पर्यटन की कोई कमी नहीं है, बस उसको अच्छे से बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एक सुकमा है, सुकमा में एक छोटा सा जलप्रपात भी नहीं है, बस एक दृश्य अच्छा देखने को मिलता है। कहाँ? दुर्मा। और हमने हमेशा कोशिश किया कि पर्यटन से आय बढ़ती है, और लोग जब आते हैं, देखते हैं यहाँ का कल्चर और यहाँ का विकास, तो दूसरे जगह में भी जाके बोलते हैं। हम जैसे सुकमा है, सुकमा में दुर्मा को भी पर्यटन स्थल पर लाने का हम लोगों ने कोशिश किया, ताकि यहाँ के लोग भी घूमे फिरे, बाहर के लोग आए, देखे सुकमा और बस्तर कितना खूबसूरत है। आज चित्रकूट हो, तीरथगढ़ हो, इन सारे जगहों में अच्छे से डेवलप होना चाहिए, और पर्यटन के क्षेत्र पर
ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आज इस बात की खुशी है कि पहले तो उतना ज़्यादा बस्तर को लेकर लोगों में डर भी था और पर्यटन इतना सुंदर होने के बाद भी लोग आते नहीं थे, लेकिन आज फिल्म भी बन रहा है, मूवी बन रही है, एक्टर आ रहे हैं, तो एक अपने आप में सुंदर बस्तर जो पहले जो जाना जाता था वो बस्तर पुनः रूप ले रहा है। और आने वाले समय में पर्यटन भी बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे ही आगे बढ़ता है। और हमें उम्मीद है कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे से काम करेगी और यहाँ का पर्यटन स्तर बढ़े और यहाँ के लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो, खनिज संपदा का सही उपयोग हो और वनोपज का सही दाम मिले। तब यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति जब सुधरेगी तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का और आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सारे सुविधाओं का लाभ जब मिलेगा तो जो बस्तर सुंदर बस्तर है और भी सुंदर होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं? जब मुझे लगता था चुनाव में जब वो भाषण देते थे तो लगता था कि सही वास्तव में सही बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। कि हमको भी लगा चलो वास्तव में शायद, तो उन्होंने एक कहा कि चाय बेचने वाला हूँ, तो हमें भी लगा एक गरीब व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ ना कुछ देश के लिए काम करेंगे, गरीबों की उन्नति के लिए। लेकिन इस बात का दुख है कि ये 10 साल होने जा रहा है तो उन्होंने जो जो वादे किए उन वादों पर तो कोई काम किया नहीं, काला धन आया नहीं। और चाय बेचने वाला भाई तो आज भी चाय बेच रहा है, बस परिवर्तन हुआ है तो सिर्फ मोदी जी का हुआ है। 15 लाख का सूट पहन के विदेशों में घूम रहे हैं, बाकी आज सुकमा का चाय बेचने वाला चाय बेच रहा है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ था, लोगों को भ्रम फैलाना था, सत्ता हासिल करना था। 15 लाख कहाँ गए पता नहीं। अब कांग्रेसियों का काला धन लाएंगे और 15-15 लाख बांटेंगे, तो काला धन तो लाए नहीं, लेकिन हम कमाकर जो हम लोगों ने रखा था हमारा पैसा, उस पैसे को ही बैंक में जमा करवाने का काम किया। और जब बैंकों में हमारी माताएं बहनें लाइन लगाकर आज गांव के लोग जो 20-20 किलोमीटर दूर से सिर्फ 500 रुपये 1000 रुपये जमा कराने के लिए आए, उनको कितनी तकलीफ हुई, उन पीड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ है वो मोदी जी ही के झूठ के बराबर, क्योंकि जितना झूठ मोदी जी बोलते उतना भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। बस यही फर्क है। बाकी आप खुद देखिए, महंगाई की बात हुई थी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब कहाँ है? 100 रुपया का तेल 250 हो गया। ये स्मृति ईरानी बहुत डांस करती थी, महंगाई बढ़ गया, गैस सिलेंडर लेकर रोड में उतरती थी, आज दिख नहीं रही। बहुत सारे टेक्निकल तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। बाबाओं का इस्तेमाल किया, रामदेव बाबा वो कहते थे 30 रुपये का डीजल चाहिए कि 50 रुपये का चाहिए, आपका भारत कैसा होना चाहिए। आज 200 रुपये 100 रुपये में डीजल मिल रहा है, लेकिन वो बाबा का था पता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के रूप में सत्ता हासिल किया है और ऐसा ही इनका भी सत्ता जाने वाली है। राजनीतिक बातें तो बहुत हो गई, अब आपके निजी जीवन से जुड़ी बातें करते हैं। खाने में क्या क्या पसंद है आपको? क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। खाने में क्या है, वही दाल भात, और गांव में मम्मी माँ जो है इमली का रस बनाती तो अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि इधर चापड़ा की चटनी होती है, वो बहुत फेवरेट है मेरा, चापड़। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं नेता पे,
कुछ आरोप आप पे लगे थे। अपने क्षेत्र में भय फैलाने का कुछ आरोप था आपके ऊपर, इस बात में कितनी सच्चाई है? किस बात पे भाई? अब ये तो हमें पता नहीं कि किस बात पे है। हाँ, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, लेकिन आरोप को सिद्ध करके दिखाएं। यहाँ पर भय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहला रखा था, उस भय को ख़त्म करने का काम हम लोगों ने किया। और जिस तरह से पहले वो कहते हैं कि हरीश कवासी दादागिरी करते हैं, ये करते, एक भी ऐसा सभी साबित करके दिखाए कि हमने किसी को मारपीट किया। अगर किसी के हित के लिए लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, मार खाना पड़े मार खाएंगे, मारना होगा तो मार भी देंगे। लेकिन अगर किसी का, गरीब का अगर आप सताओगे तो उसके लिए लड़ना, भय फैलाना थोड़ी होता है। लोगों के हक के लिए लड़े। फिल्में देखते हैं आप? बहुत कम। फिर भी हिंदी या छत्तीसगढ़ी या फिर यहाँ का कोई क्षेत्रीय होगा? हिंदी 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 देखते हैं। हिंदी है। थोड़ा सा तेलुगु मूवी अच्छा लगता है क्योंकि एक्शन ज़्यादा रहता है। बहुत बढ़िया। लखमा जी का भी हमने इंटरव्यू लिया, उनकी छवि बिल्कुल, बोलने का तरीका बिल्कुल आप पे है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने क्षेत्र की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं, हमारे माध्यम से संदेश दीजिए। आपके टीवी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, अभी आगे होली भी है, तो होली में पानी की बचत करें और सूखा होली खेलें, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप को फिट रहना, और सुबह उठकर एक्सरसाइज अच्छे से करें और अपने आप को फिट रख के तंदुरुस्त रहे सभी, तभी हमारा सुकमा आगे बढ़ सकता है। और जो भी शासन की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपने कार्यालयों में जाकर योजनाओं से जुड़े हुए जो भी जानकारी प्राप्त करें और योजनाओं का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लें, और आप सब अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मेरा संदेश है। और इसी आशा के साथ आपका फिर पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहने वाले हरीश लखमा जी के बारे में आपने जाना। ऐसे ही हम बड़े नेताओं को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।